तो प्यारे मित्रों, अपन बात करते हैं अब हार्ट अटैक की। ध्यान रखना, हृदय के रोग हमने पढ़े थे। याद करो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट डिजीज, हृदय के रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट डिजीज, ध्यान रखना मित्रों, हृदय का रोग एक तो होता है हार्ट अटैक, याद होगा आपको, पढ़ रखा है, सुना हुआ है। दूसरा होता है प्यारे मित्रों हार्ट फेल, ये भी सुन रखा आपने। और तीसरा होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखना मित्रों, शरीर में किसी प्रकार की कोई भी रोग, ऑर्गन के अंदर कमी आ जाए, डिसऑर्डर हो जाए, इसको हम हमेशा सिंड्रोम कहते हैं। तो 3 प्रकार के रोग है, जिसमें से हार्ट फेल को अपन पढ़ चुके हैं। याद करो, जब हमने एसए नोड पढ़ा था तो हमने कहा था कि हृदय का जो मुख्य पेस मेकर है एसए नोड, और इसका फेल हो जाना ही, एसए नोड का फेल हो जाना ही क्या कहलाएगा मित्रों? हार्ट फेल कहलाता है। अच्छे से आपको याद होगा, बिना दर्द के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको अपन हार्ट फेल कहते हैं। और तेज दर्द के साथ व्यक्ति की मृत्यु होती है सीने के अंदर, उसको हमेशा हार्ट अटैक कहते हैं। तो मित्रों, बाहरी जो अंतर है, बाहर से देखने पर वो हार्ट अटैक और हार्ट फेल में यही होता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अपन हार्ट अटैक की। तो प्यारे मित्रों, अगर मैं हार्ट अटैक की आपसे बात करूं, हार्ट अटैक, तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, इसके अंदर क्या होगा। याद करो, आपने पढ़ रखा हृदय के बारे में, मानव हृदय जिसके अंदर 4 चेंबर होते, 4 कक्ष होते हैं, याद करो अपने हृदय के अंदर। और इस 4 चेंबर जो हार्ट अपना होता है मित्रों, इस हृदय के अंदर ये भाग, यहाँ पर भी चेंबर होंगे, याद करो। ये होगा, मान लो ये माना हमने राइट भाग, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से प्यारे मित्रों एक नली निकलती है, याद करो, जो पूरे शरीर के अंदर शुद्ध खून की सप्लाई करती है। इस नली को अपन नाम देते हैं प्यारे मित्रों महाधमनी, एरोटा। क्या कहते हैं मित्रों? महाधमनी, या क्या कहते हैं मित्रों? एरोटा कहते हैं। याद करो, इस महाधमनी से बहुत सारी धमनियां निकलती है, उसमें से एक धमनी निकल करके वापस हृदय की दीवार में जाती है, और ये हृदय की कोशिकाओं को शुद्ध खून की सप्लाई करती है। आपको अच्छे से याद होगा, राइट भाग के अंदर प्यारे मित्रों खून होता है अशुद्ध, और लेफ्ट भाग के अंदर खून होता है शुद्ध। तो यहाँ से प्योर ब्लड निकलेगा प्यारे मित्रों, और सप्लाई के लिए जाएगा। इस आर्टरी को नाम दिया जाता है कार्डियक आर्टरी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? कार्डियक धमनी कहते हैं, आपको याद होगा। और यह हृदय की कोशिकाओं को शुद्ध खून की सप्लाई करती है। अब मित्रों, किसी कारण से इस कार्डियक धमनी के अंदर किसी कारण से क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए। क्या हो जाए प्यारे मित्रों? ब्लॉकेज, या कोई ना कोई क्या आ जाए? रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए। तो मित्रों, जितना खून यहाँ से निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पाता है। तो देखो, नॉर्मली इसमें ब्लॉक है, हृदय धीरे धीरे काम कर रहा है और धीरे धीरे पंप। अब इस व्यक्ति ने मान लो ऐसा कोई काम किया जिसमें हार्ट बीट बढ़ गई, मान लो उसने टेंशन ली। याद करो वो पल जब हम पढ़े थे, याद आया होगा, जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ेगा, तो धड़कन बढ़ाएगा, संकट मोचक हार्मोन, और धड़कन बढ़ेगी मित्रों तो यहां से प्रेशर बढ़ेगा और हृदय की कोशिकाओं को मांग के अनुसार पूर्ति होगी। लेकिन चूंकि यह ब्लॉक है, और ब्लॉकेज होने के कारण जितना खून हृदय को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो हृदय की कोशिकाएं जो होगी प्यारे मित्रों, यहाँ की, मान लो यहाँ तक खून पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ खून की कमी होगी, खून की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो सबसे पहला जो चरण होगा मित्रों, उसको नाम दिया जाएगा हाइपोक्सिया। क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा, यानी कि O2 की क्या होगी मित्रों? कमी। अब लगातार वो काम कर रहा है, तो यहाँ की कोशिकाएं लगातार ऑक्सीजन का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ तक शुद्ध खून नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन की कमी हुई। कमी होते 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 प्यारे मित्रों यहाँ ऑक्सीजन आना ही बंद हो गई, तो क्या हो जाएगा? एनोक्सिया। O2 क्या हो जाएगी मित्रों? अनुपस्थित हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अब्सेंट हो जाएगी। और धीरे धीरे मित्रों यहां जब ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगी, यहां पर जब ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी मित्रों, तो एनोक्सिया होते 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 क्या होगा? दर्द के साथ कोशिकाएं मरना प्रारंभ करेगी। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा नेक्रोसिस। क्या नाम दिया जाएगा?
नेक्रोसिस मतलब होगा दर्द के साथ। क्या होगा बेटा? दर्द के साथ हृदय की कोशिका पेशियों में जो उपस्थित होती है कोशिका क्या होगी? मरना प्रारंभ करेगी। क्या करेगी प्यारे मित्रों? मरना प्रारंभ करेगी। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा नेक्रोसिस। क्योंकि ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा प्यारे मित्रों, तो अंत में यहां से क्या हो सकती है? उसकी मृत्यु हो सकती है दर्द के साथ। तो इसको हम या मित्रों यहां से वो सामान्य अवस्था में आ जाए, यानी कि नॉर्मल अवस्था में आ जाए, तो इसको नाम दे देंगे फर्स्ट अटैक। क्या नाम दे देंगे मित्रों? फर्स्ट अटैक कहते हैं। इस प्रकार ये होता है मित्रों जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। क्या कहते हैं मित्रों? हार्ट अटैक। क्या होगा? हार्ट अटैक के अंदर हृदय की कोशिकाओं को शुद्ध खून की सप्लाई करने वाली कार्डियक धमनी में किसी कारण से ब्लॉकेज रुकावट होने से हृदय की कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे मित्रों? ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा, धीरे कम होते होते ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी, एनोक्सिया होगा, धीरे धीरे प्यारे मित्रों ऑक्सीजन आते आते बिल्कुल बंद हुई, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की कमी से कोशिकाएं दर्द के साथ मरना प्रारंभ कर देती है, जिसको कहते हैं नेक्रोसिस। और प्यारे मित्रों यही कहलाता है हार्ट अटैक। याद रखना मित्रों, आपने एक नाम सुना होगा, शब्द हम बात करते हैं एंजियोग्राफी। क्या बात करते हैं मित्रों? एंजियोग्राफी के बारे में। याद रखना प्यारे मित्रों, एंजियोग्राफी क्या होती है? हृदय की कोशिकाओं में ब्लॉकेज होने से जब दर्द के साथ सीने में दर्द होता है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट अटैक क्यों आया, कैसे आया, कार्डियक धमनी में ब्लॉकेज है या नहीं, कितना है, इस ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, उसको कहा जाता है प्यारे मित्रों एंजियोग्राफी। जो जांच की जाती है उसको क्या कहते हैं मित्रों? एंजियोग्राफी कहते हैं। और मित्रों एंजियोग्राफी के दौरान क्या करेंगे? स्टेन की सहायता से ब्लॉकेज को हटाएंगे, और स्टेन की सहायता से ब्लॉकेज हटाना कहलाता है एंजियोप्लास्टी। क्या कहलाता है मित्रों? एंजियोप्लास्टी कहलाता है, ब्लॉकेज हटाना एंजियोप्लास्टी। अब अगर ये ब्लॉकेज 90% से अधिक है, ये ब्लॉकेज मित्रों इसके अंदर 90% से अधिक है, तो एक एक्स्ट्रा नली जोड़ करके यहां से अपन खून की सप्लाई कर देंगे। इसको नाम देंगे ओपन बाईपास। क्या नाम देंगे मित्रों? ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी कहेंगे। और मित्रों इसके अंदर मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? सैफरनस सिरा का। ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी में मुख्य रूप से सैफरनस सिरा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ मित्रों आपका कौन सा रोग? हार्ट अटैक। तो याद रखना हार्ट अटैक में क्या होगा? कार्डियक धमनी में ब्लॉकेज या रुकावट होने से हृदय की कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार खून की सप्लाई नहीं होगी, तो हृदय की कोशिकाएं दर्द के साथ मरना प्रारंभ करेगी। इसी को कहेंगे हार्ट अटैक। अब दूसरा रोग पढ़ते हैं, और वो है प्यारे मित्रों ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको नीला बेबी कहते हैं, याद करो जब मां के पेट में कोई भी बच्चा होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? भ्रूण। तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? भ्रूणा अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूणा अवस्था कहा जाता है। मित्रों कोई भी बच्चा मां के गर्भ में होगा उसको कहेंगे भ्रूण। और भ्रूणा अवस्था के दौरान दोनों आलिंद की दीवार में, याद करो मित्रों ये होगा आलिंद और ये भी होगा आलिंद, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। दोनों आलिंद की दीवार में प्यारे मित्रों एक छिद्र होता है जिसको कि नाम दिया जाता है फोसा ओवेलिस। कौन सा छिद्र होगा मित्रों? फोसा ओवेलिस नामक छिद्र होता है। याद रखना
माँ के पेट में, गर्भ में जब बच्चा होगा उसको अपन भ्रूण कहते हैं। उस भ्रूणावस्था में भ्रूण के फेफड़े कभी काम नहीं करते हैं, रक्त यहाँ से आया और यहीं से वापस चला जाता है, यानी कि पूरे शरीर में सर्कुलेशन नहीं होता है और दोनों आलिंद की दीवार में होगा मित्रों। इसको कहा जाएगा फोसा ओवेलिस और ये जन्म के समय धीरे धीरे बंद हो जाता है मित्रों, और ये बंद हो जाएगा तो अब इसको नाम देंगे फोरामेन ओवेलिस। ये खड्डा दिखेगा मित्रों, यहाँ पर इस छिद्र की निशानी होगी, इस निशानी को हम कहेंगे फोरामेन ओवेलिस। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के अंदर ये बंद नहीं होकर खुला रह जाता है, जिससे प्यारे मित्रों शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में मिक्स हो जाएगा और शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में मिक्स होने से बच्चे के शरीर में पूर्ण रूप से शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होगी और पूर्ण रूप से शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होने से बच्चे के शरीर में मिश्रित खून की सप्लाई होगी। तो आवश्यकता अनुसार बच्चे के शरीर में कोशिकाओं अंगों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से उसका शरीर नीला दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। इसी को नाम दिया जाएगा नीला बेबी। तो लिखो प्यारे मित्रों, भ्रूणावस्था में दोनों आलिंद की दीवार में, क्या बोल रहा हूं, भ्रूणावस्था में दोनों आलिंद की दीवार में फोसा ओवेलिस छिद्र पाया जाता है। फोसा ओवेलिस छिद्र पाया जाता है जो जन्म के समय परिपक्व अवस्था में, जो जन्म के समय परिपक्व अवस्था में बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों में यह बंद न होकर खुला रह जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में यह बंद न होकर खुला रह जाता है, जिससे बच्चे के शरीर में शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होने से, बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है। बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है, जिसे ब्लू बेबी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। आजकल इसका इलाज है बेटा सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। याद रखना, अगर बच्चे को, एक और लिखना नोट, एक नोट लिखो बेटा। नोट क्या लिखेंगे पहले सुनना। ब्लू बेबी सिंड्रोम दो तरह के होते हैं मित्रों। आंसर क्या देना है ये हमेशा प्रश्न के ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अगर बच्चे को ऐसा पानी पिलाया जाए जिसके अंदर नाइट्रेट प्रदूषण अधिक है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो, तो ऐसा पानी पिलाने से भी बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है, जिसे प्यारे मित्रों ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो लिखो नोट, यदि बच्चे को ऐसा पानी पिलाया जाए, यदि बच्चे को ऐसा पानी पिलाया जाए जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो, यदि बच्चे को ऐसा पानी पिलाया जाए जिसमें नाइट्रेट का प्रदूषण अधिक हो, तो भी बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है, तो भी बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है, जिसे नीला बेबी कहते हैं, जिसे नीला बेबी कहते हैं। याद रखना मित्रों, तो ब्लू बेबी कौन सा होगा,
ये निर्भर करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन वाले पानी में नाइट्रेट, पारा, फलाना ढीकड़ा, पूछड़ा, तो हो जाएगा नाइट्रेट वाला, नहीं तो हो जाएगा दिल में छेद वाला। नेक्स्ट अगला टॉपिक मित्रों शुरू करते हैं नया। रक्त पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया। हमने रक्त पढ़ लिया, हमने रक्त समूह पढ़ लिए, हमें रक्त के अंदर घटक पढ़ लिए, प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी पढ़ ली, हृदय पढ़ लिया, हृदय के पेसमेकर पढ़ लिए, हृदय का रोग पढ़ लिया, और इसी के साथ मित्रों ये आपका टॉपिक ब्लड वाला पूरा होता है। अगर आप सिलेबस देखो, यूनिट देखो, तो प्यारे मित्रों इसमें रक्त समूह, रक्त का स्थानांतरण, आरएच फैक्टर, और साथ ही साथ दिखा रहा है मानव रोग। तो प्यारे मित्रों रक्त वाला टॉपिक पूरा होता है। एक नया टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाओ मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। नया टॉपिक पढ़ते हैं मित्रों मानव रोग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मानव रोग, या हम उसे कहेंगे मित्रों ह्यूमन डिसीज। मानव रोग, या क्या नाम देंगे मित्रों? ह्यूमन डिसीज। याद रखना हम टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं, इसलिए सभी नया हेडिंग लगाएंगे। मित्रों टॉपिक है हमारा मानव रोग। सबसे पहले हम कहेंगे रोग क्या है। सबसे पहले रोग किसे कहते हैं? रोग क्या होता है मित्रों? तो लिखो मेरे साथ, व्यक्ति की वह अवस्था, व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें, व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वह अपनी क्षमता के अनुसार, वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, कार्य नहीं कर पाता है, तथा असहज अच्छा महसूस नहीं करे, असहज महसूस करे। असहज महसूस करे रोग कहलाता है या रोगी कहलाता है। प्यारे मित्रों रोगी किसको कहते हैं? रोग किसको कहते हैं? याद करो, हमारी ऐसी अवस्था जिसके अंदर हम अपनी क्षमता के अनुसार, पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, वही अवस्था हमारी रोग कहलाता है। जैसे याद करो प्यारे मित्रों, कई बार हम क्लास में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे आपका मन करता है यार सर दर्द हो रहा है, कोई पास में बैठा कह रहा है लिखे ना यार, कहता क्या कहते हो? मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मेरा मन नहीं कर रहा है लिखने का। नहीं कि ऐसी अवस्था जिसके अंदर अपन अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, वही अवस्था हमारी रोग कहलाता है। जैसे मैंने कहा ना, आप काम करो और बैठे बैठे आपके साथी आपको कहते हैं क्या बात है भाई, आज यूं चेहरा खिला खिला नजर नहीं आ रहा, तो हम तुरंत कह देते हैं यार आज सर दर्द हो रहा है, तभी ठीक नहीं। तो हमारी ऐसी अवस्था जिसके अंदर अपन अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी अवस्था हमारी रोग कहलाता है। अब मित्रों ध्यान रखना, हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है वर्तमान के अंदर चर्चा के अनुसार। तो सबसे पहला शब्द है मित्रों
याद रखना, मेरे साथ साथ आप लिख भी लेना। सबसे पहला शब्द है पैथोलॉजी। कौन सी लॉजी? पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी किसे कहते हैं? याद करो, कभी आपके बुखार आता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जांच लिखता है और हमें सैंपल निकालने के लिए जब हम काउंटर पर पर्ची कटवा कर जाते हैं तो आपको कहता है जाओ फलाने नंबर 10 नंबर कमरे में जाओ पैथोलॉजी लैब के अंदर। यानी कि आपको जो रोग हुआ है, आपको जो बुखार आया वो क्यों आया है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, उसकी स्टडी करना कहलाएगा पैथोलॉजी। तो डिजीज का अध्ययन करना, रोगों का अध्ययन करना कहलाएगा पैथोलॉजी। तो कोई भी डिजीज हो, कोई भी रोग हो, उसका अध्ययन करना हमेशा क्या कहलाएगा मित्रों? पैथोलॉजी। याद रखना, आपसे पूछा जाए अगला शब्द तो ईटियोलॉजी। लिख दिया पहला, रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी। दूसरा शब्द है मित्रों वो है ईटियोलॉजी। कौन सा शब्द होगा मित्रों? ईटियोलॉजी किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो रोग करता है उसका अध्ययन करना, रोग कारक, डिजीज एजेंट, रोग कारक का अध्ययन करना, रोग कारक का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ईटियोलॉजी। लिखो, ईटियोलॉजी यानी कि रोग कारक का अध्ययन करना। याद रखना मित्रों एक शब्द एपिडेमियोलॉजी। कौन सा शब्द होगा मित्रों? एपिडेमियोलॉजी यानी कि रोग कैसे फैल रहा है, रोग के प्रसार का अध्ययन, फैलने का अध्ययन। प्रसार में समझ के ना, फैलना, रोग के फैलने का, प्रसार का अध्ययन करना कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। और प्यारे मित्रों एक शब्द लिखो, प्रोफाइलैक्सिस। क्या शब्द लिखोगे? प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्यारे मित्रों रोग के बचाव के उपाय, रोग से बचाव के जो हमारे उपाय होंगे, बचाव से उपाय, रोग से बचाव के उपाय जो होते हैं मित्रों उसका अध्ययन करना, उपाय करना क्या कहलाएगा? प्रोफाइलैक्सिस। याद करो, कोरोना के दौरान मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथ को अच्छी तरह से धो, ये सब हमने क्या किया? टीका लगाओ, ये सब हमने क्या किया? रोगों से बचाव के उपाय किए। और रोगों से बचाव के उपाय हमेशा क्या कहलाता है मित्रों? प्रोफाइलैक्सिस। अरे भूल जाओ तो याद रखना, रोग से अपनी प्रोफाइल को बचाओ, रोग से अपनी प्रोफाइल को बचाओ, अपने आप को बचाओ, ये उपाय करना क्या कहलाएगा? प्रोफाइलैक्सिस। याद रखना प्यारे मित्रों, पैथोलॉजी क्या होता है? रोगों का अध्ययन। ईटियोलॉजी क्या होता है? रोग कारक का अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? रोग से प्रसार का अध्ययन, कैसे फैल रहा है। और प्रोफाइलैक्सिस रोग से बचाव के उपाय। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट अगला शब्द होगा प्यारे मित्रों पैंडेमिक। क्या होगा? पैंडेमिक। आपने सुने होंगे वर्तमान में 3 शब्द चर्चा में, पैंडेमिक, एक शब्द है मित्रों एपिडेमिक और एक शब्द है एंडेमिक। ये 3 शब्द अक्सर चर्चा में रहते हैं और वर्तमान में चर्चा में है। और आपको अच्छे से पता है जो चर्चा में होता है वो अक्सर पर्चा में भी होता है। तो याद रखना, कोरोना एक पैंडेमिक बीमारी है, यानी कि वैश्विक महामारी, ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में एक साथ फैलती है उसको कहा जाता है पैंडेमिक। याद रखना, ऐसी महामारी जो विशेष एरिया में फैलेगी, क्षेत्र में फैलेगी, तो क्षेत्र विशेष में जो महामारी फैलती है, क्षेत्र विशेष, जैसे सूरत में फैला था, याद करो
चूहे से होने वाला रोग प्लेग, तो सत्र विशेष में फैलने वाला रोग क्या कहला देगा? एपिडेमिक। सत्र विशेष में महामारी वो क्या कहला देगी? आपके एपिडेमिक। और मित्रों ऐसा रोग जो विशेष एरिया में पाया जाता है, क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला रोग, क्षेत्र विशेष में उपस्थित, क्षेत्र विशेष में उपस्थित रोग जो होता है, जैसे आप देख लो गलगंड केवल पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, विशेष एरिया में, तो वो हो जाएगा एंडेमिक रोग। और प्यारे मित्रों एक शब्द और याद रखना, जूनोटिक रोग। जूनोटिक कौन सा रोग बेटा? जूनोटिक डिजीज, यानी कि ऐसा रोग जो मनुष्य में किसी जानवर से आता है, जैसे एड्स वह रोग जो किसी जानवर से मनुष्य में आया, किसी जानवर से मनुष्य में आता है, वह हमेशा जूनोटिक रोग कहलाता है। जैसे कोरोना चमगादड़ से आया, तो ये भी तो एक जूनोटिक रोग हुआ, जंतु से आया। जैसे एड्स बंदर से मनुष्य में आया, जैसे स्वाइन फ्लू सुअर से मनुष्य में आया। तो ऐसे रोग जो अन्य जानवर से मनुष्य के अंदर आते हैं, उनको हमेशा प्यारे मित्रों जूनोटिक रोग कहते हैं। जूनोटिक रोग कहलाते हैं। अब प्यारे मित्रों दो डेफिनेशन आपको और याद रखनी है। एक तो किसकी याद रखनी है? रोग कारक की, एजेंट रोग कारक, और एक वेक्टर रोग वाहक होता है। सबसे पहले तो कारक किसको कहते हैं और वाहक किसको कहते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह दो, सूक्ष्म जीव जो, लिखो मित्रों, ऐसे सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर जाकर रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर जाकर, शरीर के अंदर जाकर क्या करेंगे बेटा? रोग उत्पन्न करते हैं, अंदर जाकर के रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हमेशा कहते हैं, क्या कहेंगे प्यारे मित्रों? रोग कारक। तो रोग कारक क्या होंगे? वे सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर जाकर रोग उत्पन्न करेंगे, और अंदर जाकर जो रोग करते हैं उन्हें हमेशा रोग कारक कहते हैं। जैसे जीवाणु, याद करो, जैसे वायरस, जैसे प्रोटोजोआ, ये सब शरीर के अंदर जाकर के प्यारे मित्रों क्या करेंगे? रोग उत्पन्न करेंगे, इसलिए इनको हमेशा रोग कारक कहा जाता है। और प्यारे मित्रों दूसरा शब्द आप पढ़ेंगे वो होगा वेक्टर वाहक, कैरियर। और वे जीव जो रोग कारक को, किसको मित्रों? रोग कारक को शरीर तक लाते हैं, शरीर तक लाते हैं, शरीर के पास आते हैं, शरीर के पास पहुंचाते हैं, शरीर तक लाते हैं, वो हमेशा रोग वाहक कहलाएगी। जैसे मित्रों मक्खियां, जैसे मित्रों मच्छर, ये हमेशा आपके क्या होंगे मित्रों? मक्खियां, मच्छर, कीट, कीड़े मकोड़े, ये हमेशा प्यारे मित्रों अपने क्या होंगे? रोग वाहक होंगे। तो याद रखना प्यारे मित्रों दो तीन डेफिनेशन। सबसे पहले हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, टॉपिक का नाम है मानव रोग। याद रखना रोग ऐसी अवस्था होगी शरीर में जिसके अंदर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी काम नहीं कर पाते हैं। याद रखना सबसे पहले रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी। रोग कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एटियोलॉजी। रोग के प्रसार फैलने का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एपिडेमियोलॉजी। रोग से बचाव के उपाय करना क्या कहलाएगा? प्रोफाइलैक्सिस। और मित्रों रोग ऐसा जो पूरे विश्व में एक साथ महामारी बने तो पैंडेमिक। ऐसा रोग जो विशेष क्षेत्र में, विशेष एरिया में महामारी का रूप ले, एपिडेमिक।
ऐसा रोग जो विशेष क्षेत्र में मिले, कहीं और नहीं मिलता है, एक ही जगह पाया जाता है, एंडेमिक। और ऐसा रोग जो किसी जानवर के द्वारा उत्पन्न हुआ और फिर मनुष्य में आया तो वो कहलाएगा जूनोटिक रोग। फिर प्यारे मित्रों, ऐसे जीव जो शरीर में जाकर के रोग उत्पन्न करते हैं, अंदर जाकर रोग उत्पन्न करेंगे, तो होंगे रोग कारक। और जो रोग कारक को शरीर तक लाएगा और फिर अंदर रोग कारक जाएगा तो लाने वाला कहलाएगा रोगवाहक। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस है मित्रों जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिसीज। लिखो, मानव रोगों के प्रकार, टाइप ऑफ डिसीज। बताओ मित्रों, रोग कितने प्रकार के होते हैं, डिजीज कितने प्रकार की होंगी? तो याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोग दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक रोग होंगे मित्रों जो जन्मजात होंगे। कैसे होंगे? जन्मजात। और दूसरे रोग होंगे मित्रों, वो कैसे होंगे? अर्जित रोग। जन्मजात और अर्जित रोग। जन्मजात याद रखना मित्रों, ऐसे रोग जो हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही उपस्थित होते हैं, जो जन्म से हम गिफ्ट लेकर आते हैं, जो जन्म से गिफ्ट लेकर आते हैं, जो जन्म से उपस्थित होते हैं। तो ऐसे रोग जो शरीर में जन्म से ही उपस्थित होंगे उसको क्या कहेंगे? जन्मजात। और ऐसे रोग जिन्हें जन्म के बाद अर्जित करते हैं, जन्म के बाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे रोग जिनको हम जन्म के बाद प्राप्त करेंगे वो कहलाएंगे अर्जित रोग। तो ऐसे रोग जो हमारे शरीर में जन्म से ही उपस्थित होंगे जन्मजात रोग कहलाते हैं। याद रखना प्यारे मित्रों, इन रोगों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन से? तो एक ये और एक वो। हो गए ना दो। एक होंगे मित्रों इन्फेक्शनल डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। कौन से रोग होंगे मित्रों? संक्रामक रोग। और दूसरे कौन से होंगे मित्रों? अर्जित रोग। तो रोग दो प्रकार के होंगे, एक संक्रामक रोग और दूसरे होंगे मित्रों अर्जित रोग। संक्रामक रोग किसको कहते हैं? जो रोगी द्वारा फैलते हैं। याद रखना, पहला तो जो रोगी द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलेंगे? रोगी द्वारा। और दूसरा ध्यान रखना मित्रों, जो जीवित कारक से होगा। इनका रोग कारक हमेशा कैसा होगा? जीवित कारक से होते हैं। जो किसके द्वारा होते हैं मित्रों? जीवित कारक से। एग्जाम्पल, जैसे जीवाणु के रोग, जैसे वायरस के रोग, जैसे मित्रों प्रोटोजोआ के रोग। ये हमेशा कैसे रोग होंगे मित्रों? संक्रामक, क्योंकि ये सभी कैसे जीव है मित्रों? जीवित जीव। और अर्जित रोग याद रखना, पहला तो रोगी द्वारा नहीं फैलते, रोगी द्वारा नहीं फैलते हैं, पहला बिंदु। और मित्रों ये हमेशा किससे होंगे? ये हमेशा याद रखना निर्जीव कारक से फैलते हैं। किससे मित्रों? निर्जीव कारक से होते हैं। तो इसके होने का कारण कौन होगा? निर्जीव कारक। जैसे कैंसर है, जैसे मित्रों हृदय के रोग है, कैंसर है, जैसे एग्जाम्पल कैंसर, हृदय रोग। ये प्यारे मित्रों किससे फैलेंगे? निर्जीव कारक से। तो नोट कर लो, एक बार लिख दो इसको अच्छे से, नोट डाउन। चलो लिख दिया। मित्रों याद रखना, रोग दो प्रकार के जो हम जन्म से गिफ्ट लेकर आते हैं तो हो गए जन्मजात, जो हम वातावरण की क्रिया द्वारा जन्म के बाद प्राप्त करते हैं तो हो जाएंगे अर्जित रोग। इन्हें वापस दो प्रकार से बांटा है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। गड़बड़ कर दिया ना?
यहीं पे आपने क्या लिख दिया, अर्जित रोग, जबकि अर्जित तो ये अर्जित के ही प्रकार है। तो मित्रों वापस थोड़ा सा सही करना, यहाँ कौन सा रोग होंगे, संक्रामक और असंक्रामक, जबकि अर्जित के 2 प्रकार होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों एक एक पढ़ेंगे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, अलग अलग। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, संक्रामक रोगों में जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले हम कौन से रोग पढ़ेंगे मित्रों, बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु जनित रोग। अब मित्रों एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आता है कौन सी जीवाणु जनित है और कौन सी जीवाणु जनित नहीं है। तो कौन कौन होगा, हेजा, टीबी, प्लेग, हेजा, टीबी, प्लेग, कुष्ठ रोग। कौन से रोग मित्रों, कुष्ठ रोग, टिटनस, नाम सुनोगा आपने, टिटनस, और टिटनस के साथ याद है मित्रों डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, और लिखता हूं मित्रों कुछ, काली खांसी, काली खांसी, और मित्रों याद रखना डीपीटी, टाइफाइड, टाइफाइड, न्यूमोनिया होता है ना बच्चों को, ज्यादातर याद करो न्यूमोनिया, और गोनेरिया, गोनेरिया, और सिफिलस। ये होते हैं मित्रों आपके कैसे रोग, जीवाणु जनित। कौन कौन से, हेजा, टीबी, प्लेग, कुष्ठ रोग, टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, निमोनिया, गोनेरिया और सिफिलिस। ये सभी कैसे रोग है, जो जीवाणु से, बैक्टीरिया से होते हैं। एक बार इसको नोट करो। चलो लिख दिया होगा। चलो एक एक को थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जानकारी देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेजा, किसको भेजा, किसने भेजा, ये सब अभी बात करते हैं। तो पहला रोग कौन सा हुआ, हेजा। याद रखना हेजा को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर कॉलेरा। क्या कहता है बेटा, कॉलेरा कहा जाता है, हेजा, हेजा, कॉलेरा, या मित्रों इसको कहेंगे, याद रखना हेजा का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मित्रों, रोग कारक। क्या पढ़ेंगे, रोग कारक। तो हेजा का रोग कारक क्या है, तो अच्छे से याद रखना, विब्रियो कॉलेरी। इसका रोग कारक क्या होगा, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरा। याद रखना, तो कॉलेरा से पीछे हो गया कॉलेरा, तो इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आपको क्या करना है, हिंट, कॉलेरा के पीछे कॉलेरा आ रहा है, हेजा। फिर बात करेंगे मित्रों इसका रोग वाहक। रोग कारक के बाद क्या पढ़ेंगे, रोग वाहक। तो याद रखना मित्रों ये घरेलू मक्खी से फैलता है, किससे, घरेलू मक्खी से। इसके अलावा दूषित जल, दूषित जल और दूषित खाने पीने की वस्तुएं यानी कि भोजन से भी यह रोग फैलता है। दूषित खाने पीने से, दूषित जल से, और घरेलू मक्खी द्वारा। फिर लिखो मित्रों रोग कारक, लिख दिया, क्या होगा इसका रोग कारक, विब्रियो कॉलेरी। फिर लिखो रोग वाहक, घरेलू मक्खी, और इसके अलावा किससे फैलेगा, दूषित जल और दूषित भोजन से, लिख दिया होगा। फिर लिखो प्यारे मित्रों लक्षण।
लिखो इसमें सिम्टम्स, क्या लक्षण होंगे तो हम कहेंगे इसको हैजा हो सकता है। तो लक्षण में लिखो उल्टी और दस्त। क्या होगा मित्रों? उल्टी और दस्त होगी तो आदमी पस्त हो जाएगा। उल्टी और दस्त होने से शरीर में पानी की कमी होगी, और शरीर में पानी की कमी होना लिखो डिहाइड्रेशन कहलाता है। उल्टी और दस्त जिससे शरीर में पानी की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये लिख दो मित्रों इसका लक्षण। फिर बात करते हैं इसके उपचार की। क्या उपचार होगा? ORS का घोल। लिखो ORS का घोल देंगे, घोल घोल के घोल देंगे ORS। ORS का घोल, जिसका पूरा नाम आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ब्रैकेट बना के लिखो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल। तो मित्रों हमने रोग कौन सा पढ़ा है? फटाफट बताओ। हैजा, जिसको क्या नाम देते हैं? कॉलेरा। रोग कारक क्या होगा? विब्रियो कॉलेरा। फैलेगा किससे? घरेलू मक्खी और किससे फैलेगा प्यारे मित्रों? दूषित जल और भोजन से। लक्षण उल्टी और दस्त जिससे शरीर में पानी की कमी अर्थात क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। लक्षण हो गया। उपचार के लिए क्या देंगे? ORS का घोल। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला रोग होगा मित्रों जो हम पढ़ेंगे दूसरा, वो होगा आपका टीबी। कौन सा रोग? टीबी। इसी को क्या कहते हैं? याद है? तपेदिक। इसी को क्या कहते हैं? क्षय रोग। टीबी कह दो, तपेदिक कह दो, या क्या कहेंगे मित्रों? क्षय रोग कहेंगे। इसका पढ़ते हैं रोग कारक। क्या होगा इसका रोग कारक? लिखो माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे क्या लिखेंगे? बैसिलस। तो लिखो रोग कारक इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। तो टीबी किससे होगी? तो याद रखना टीबी से होगी। टीबी किससे होगी मित्रों? तो याद रखना टीबी से होगी। रोग कारक हो गया। तो बात करते हैं इसका संक्रमण कैसे फैलता है। तो लिखो मित्रों रोगी के छींक खांसी द्वारा। रोगी छींकेगा खांसेगा तो आपको गिफ्ट देगा, यानी कि किससे फैलेगा? रोगी के छींक खांसी द्वारा। रोगी छींकेगा खांसेगा तो अपने को गिफ्ट देगा। फिर लिखो मित्रों लक्षण। लिख दिया रोग कारक। रोग कारक क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। लक्षण बात करते हैं। क्या होंगे टीबी के लक्षण? खांसी चलना। बेटा केवल खांसी चलना टीबी नहीं है। किसी को एलर्जी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी चल रही है तो इसको कह देंगे टीबी है। उधर उधर नहीं, टीबी में खांसी हो सकती है, खांसी होना टीबी नहीं है। ये कि लक्षण के अंदर लिखो मित्रों क्या होगा? लिखो लक्षण सिम्टम्स। लिख दिया रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। संक्रमण लिख दिया रोगी द्वारा, यानी कि रोगी के छींक खांसी से। रोगी छींकेगा खांसेगा तो गिफ्ट देगा। लक्षण लिखो लगातार बुखार, बुखार का उतार चढ़ाव। लिखो लगातार बुखार कौमा खांसी, लगातार बुखार लगातार खांसी तथा कफ के साथ खून आना। लगातार बुखार खांसी तथा कफ के साथ खून आना। खांसी के बाद कफ आता ना बलगम, उसमें खून आता है। खून आना तथा वजन में कमी। जिसको टीबी होगी उसके वजन में लगातार क्या आएगी मित्रों? कमी आएगी तथा वजन में
कमी होगी। ये हो गया लक्षण। अब लिखो बेटा उपचार। उपचार में दवाई लिखो एंटीबायोटिक। कौन सी दवाई? एंटीबायोटिक। लिखो दवाई एंटीबायोटिक, लिख दिया होगा। साथ में टीका दिया जाता है। किसका टीका? मेरा टीका, बीसीजी का टीका। याद है ना मेरा नाम तो भागीरथ चौधरी। तो किसका टीका हुआ? बीसीजी का टीका। पूरा नाम पूछिए तो बैसिलस कॉलमेट गुरिन। बैसिलस कॉलमेट गुरिन, ये हो जाएगा बीसीजी का पूरा नाम। याद रखना मित्रों, लिखो टीबी, लिखो इसका टीका बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। फिर इसमें जांच। मित्रों टीबी में जांच पूछे तो याद रखना कौन सा टेस्ट होगा? मॉन्टेक्स। कौन सा टेस्ट? कौन सी जांच होगी? मॉन्टेक्स टेस्ट, लिख दिया होगा। कौन सा टेस्ट होगा? मॉन्टेक्स। लिखो नोट, एक नोट लिखो। इसके बाद नोट लिखो, टीबी के इलाज के लिए सरकार द्वारा DOTS, टीबी के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार द्वारा डॉट्स नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टीबी के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार द्वारा डॉट्स नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाई तथा 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता, 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 6 महीने तक उपलब्ध करवाई जाती है। 6 महीने तक उपलब्ध करवाई जाती है। ये हो जाएगा प्यारे मित्रों आपका डॉट्स। याद रखना डॉट्स का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो पूरा नाम लिखो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स। ये हो जाएगा डॉट्स का पूरा नाम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स। लिख दो मित्रों, ये प्रश्न भी पूछने लायक हैं। तो डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विथ शॉर्ट कोर्स लिखो। लिख दिया होगा, नोट लगा रखा है। दूसरा बिंदु लिखो, भारत में सबसे ज्यादा, दूसरा बिंदु लिखो मित्रों, भारत में सबसे ज्यादा फेफड़ों की टीबी होती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी टीबी होती है? फेफड़ों की। लिख दिया होगा। तीसरा बिंदु लिखो मित्रों, बताओ भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कितना रखा? भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कितना रखा? 2025। लिखो, भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य, भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा। याद रखना 2025 में स्लोगन लिखो, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्लोगन क्या होगा इसका? टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब? 2025 में। तो ये हो गया मित्रों आपका रोग। एक और लिख दो, टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी दिवस कब होगा मित्रों?
24 मार्च। ये हो गया आपका रोग कौन सा? टीबी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रोग लिखो मित्रों, कुष्ठ रोग। कौन सा? दुष्ट रोग नहीं, कुष्ठ रोग। और इसी को कहा जाता है लेप्रोसी। लिखो कुष्ठ रोग, या कुष्ठ रोग को क्या कहेंगे? लेप्रोसी। लेप्रोसी कहते हैं कुष्ठ रोग। देखो इसका रोग कारक, कुष्ठ रोग का रोग कारक लिखो माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और लेप्री से ही तो बना है बेटा लेप्रोसी। तो लिखो रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लिखो इसका इन्फेक्शन, क्या लिखोगे मित्रों? संक्रमण। तो संक्रमण कैसे हुआ, कैसे फैलता है ये? रोगी के साथ, लिखो मित्रों, रोगी के साथ लंबे समय तक, रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क द्वारा, रोगी से आपका लंबा कांटेक्ट रहेगा तो यह रोग होने का खतरा रहेगा। रोगी के साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे तो नहीं होगा, बट लंबा कांटेक्ट, जैसे पति पत्नी में, परिवार के किसी सदस्य से इसके होने के चांस रहते हैं। लिखो लक्षण, क्या सिम्टम्स होंगे इसके? लक्षण लिखो, देखो त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। क्या लक्षण होगा? त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। और लिख दिया लक्षण, त्वचा पर सफेद धब्बे। फिर लिखो उपचार, उपचार में लिखो बेटा MDT। लिखो MDT, मतलब लिख दो मल्टी ड्रग्स थेरेपी। MDT मल्टी ड्रग्स थेरेपी, MDT। ये हो जाएगा मित्रों इसका उपचार। ये तरीका है मित्रों, दवाई नहीं है, थेरेपी है, उपचार की विधि। तो अगला रोग लिखते हैं, लिखो टिटनस। अगला रोग कौन सा होगा? टिटनस। कौन सा रोग होगा? टिटनस। तो अगला रोग लिखो टिटनस। लिखो इसका रोग कारक, रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लिखो रोग कारक मेरे साथ साथ, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। फिर लिखो इसका संक्रमण, कैसे फैलेगा? याद रखना, इसका जो जीवाणु है वह जंग लगे लोहे पर पाया जाता है। किस पर मित्रों? जंग लगे लोहे और घोड़े की गोबर में। जो हमारे चोट घाव होगी तो अंदर प्रवेश करेगा। तो लिखो यह जीवाणु जंग लगे लोहे पर पाया जाता है। यह जीवाणु जंग लगे लोहे पर पाया जाता है जो शरीर के अंदर किसी चोट या, जो शरीर के अंदर किसी चोट या घाव द्वारा प्रवेश करता है। चोट या घाव द्वारा प्रवेश करता है। लिखो लक्षण, लक्षण लिखो मित्रों, जबड़ों में अकड़न। सबसे पहले जॉइंट है जबड़ों के, ये अकड़ जाते हैं, ये लॉक हो जाते हैं। मुंह बंद है तो बंद ही रहता, खुद खुलने में दिक्कत आती है इसके अंदर। तो लिखो जो लॉक हो जाएंगे।
जबड़ों में क्या हो जाएगी, अकड़, जो लॉक। फिर लिखो शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है, शरीर में ऐंठन उत्पन्न होता है, यानी कि क्रैप्स आते हैं, देसी भाषा बोले तो बाइटे आते हैं, ऐंठन उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएंगे लक्षण। उपचार, बेटा उपचार के रूप में दवाई दी जाएगी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और इसके अलावा बेटा इंजेक्शन लगेगा, याद करो टीटी का इंजेक्शन, लिखो एटीएस का इंजेक्शन। किसका बेटा, एटीएस का इंजेक्शन। पूरा नाम लिख दो ब्रैकेट में, एंटी टिटेनस सीरम, एटीएस, एंटी टिटेनस सीरम लिख दो।